बट आइए कुछ खास पिक्स लेनी है, डिप का ही मौका होता है अच्छी खरीदारी करने का। एसपीएल मिड कैप्स के दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं तैयार। शेर खान के संजीव होटा साहब और साथ ही आनंद राठी से मेहुल कोठारी साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। संजीव सर, गुड मॉर्निंग, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी रहेगी? संजीव सर, ऑडियो आ रहा है? गुड मॉर्निंग, आपकी लॉन्ग टर्म पिक बताएं। जी गुड मॉर्निंग। मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है आज के लिए वो है आर्टेमिस हॉस्पिटल। ये कंपनी गुड़गांव में हॉस्पिटल का काम करती है और ये अपोलो टायर्स ग्रुप की ही कंपनी है। इसका जो इन्वेस्टमेंट नरेटिव है कि इसका मार्जिन्स जो है यहाँ से करीबन 450 बिप्स का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा नेक्स्ट 3 साल में, जिसकी वजह से इसका रिटर्न रेशियो का इम्प्रूवमेंट 20% को देखने को मिलेगा ROE बाय FY26। और कंपनी अपना जो गुड़गांव में उसका हॉस्पिटल है वहां पे, वो फ्लैगशिप हॉस्पिटल है उनका, वहां पे उनका जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट डबल कर रही है यहाँ से, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगा 2-3 सालों में। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है अगर बात करें तो अभी भी 8 टाइम्स EV/EBITDA पे ट्रेड हो रहा है, जो कि एक स्टीप डिस्काउंट है बाकी अगर पीएस की बात करें तो। यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी आर्टेमिस हॉस्पिटल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 222। ये है आपके लिए आर्टेमिस मेडिकेयर। यहां पर करें खरीदारी। 170-175 के आसपास इस समय स्टॉक मिल रहा है। और जैसा हम बात कर ही रहे थे, पूरे हेल्थ केयर स्पेस में इस समय एक्शन बना हुआ है। कोरोना का भी डर एक बार फिर से बाजार में आपको लौटते हुए दिख रहा है, कुछ केसेस भी बढ़कर आए हैं। मेहुल जी बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए एक छोटा सा पहले अपडेट दे दूं। दिवाली इन्वेस्टमेंट पिक जो हमने दिया था, हिंद कॉपर दिया था, 140 के आसपास दिया था 200 के टारगेट के लिए। आज वो टारगेट आ गया, रफली 45% बन गया है इसमें। और हमारी यही सलाह है दर्शकों से कि इसमें बने रहिए, बिकॉज हमने हमारे टारगेट रिवाइज किए हैं। 250 के आसपास के टारगेट्स, नए टारगेट्स निकाले हैं। बट बेहतरीन अपमूव देखा हमने। 1 से 1.5 महीने में टारगेट्स आए हैं हमारे। 140 से 200 तक की अपसाइड हमने हिंद कॉपर में देख ली है। और आज का हमारा जो लॉन्ग टर्म पिक है दीपांशु, वो है लक्ष्मी केमिकल्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। 290 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 255 के स्टॉप लॉस से बाई करना है। 380 का टारगेट रहेगा इसमें। रेंज ब्रेकआउट आया है आफ्टर कंसोलिडेटिंग अबव 200 EMA। केमिकल स्टॉक्स हमने देखे, काफी सारे केमिकल स्टॉक्स बॉटम आउट हुए। एग्जांपल आरती इंडस्ट्रीज, ऑल द केमिकल स्टॉक्स। यहाँ से हमें जितने भी केमिकल स्टॉक्स में हमने स्कैन किया यहाँ पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है ये काउंटर आउट परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बाई की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बिल्कुल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपको रखनी है। अभी अनिल जी बात कर ही रहे थे आरती इंडस्ट्रीज की, और वहां पर भी आप बढ़िया मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। दिवाली वाले लेवल से तो करीब 100 रुपए की मूव ऑलरेडी इस पर आ गई है, और भी यहाँ पर एक्शन बन रहा है। और बाकी केमिकल स्टॉक्स में भी रिसेंटली हमने देखा था बॉटमिंग आउट के संकेत आए थे। तो केमिकल एज अ स्पेस आपको डेफिनेटली मूवमेंट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। अभी फ्रेश बाइंग भी यहाँ पर आपको वापस आती हुई दिखी है। आइए एक बार नजर डाल देते हैं इस समय कमोडिटी बाजार के भी एक्शन पर। करीब 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है कमोडिटी बाजार को खुले हुए। आई थिंक वन ऑफ द वीकनेस फैक्टर्स जो इक्विटीज में आपको आते हुए दिख रहे हैं वो रुपए की भी वीकनेस है। 13 पैसे की वीकनेस अब आपको रुपए में दिख रही है। करीब 3-4 पैसे कमजोर खुला था, वहां से आपको रुपए में और गिरावट आती हुई दिख रही है। कल भी हमने देखा था 3 पैसे कमजोर हुआ था, तो 2 दिन में अब आपको जो वीकनेस है करीब 16 पैसे की है। फ्राइडे को ऑफकोर्स 33 पैसे का पुल बैक था, बट उसकी आधी गेन्स ऑलरेडी रुपया गिव अप करते हुए दिख रहा है। तो रुपए से थोड़ा प्रेशर इस समय बाजार पर बन रहा है। 13 पैसे की कमजोरी रुपए में आती हुई दिख रही है। बाकी कमोडिटीज पर नजर डालेंगे तो हालांकि आज सुबह आपको कच्चा तेल जरूर नरम दिख रहा है, बट कल और आज के बीच में खरीदारी जरूर हुई है। 6080 के लेवल पर कच्चा तेल 1% की गिरावट के साथ, हालांकि कल एक बड़ा बाउंस बैक आया था। 1.5% की कमजोरी आपको नेचुरल गैस में आती हुई दिख रही है। गोल्ड यहां पर 1/4% की कमजोरी है। 200 रुपए का कट आया हुआ है। नजर रखिए। जहां तक सिल्वर का भी सवाल है, 75 रुपए की हल्की कमजोरी है। बेस मेटल्स यहां पर मामूली गिरावट के साथ आपको लेड, एल्यूमिनियम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जिंक और कॉपर ये एकदम फ्लैट कारोबार करेंगे। तो कमोडिटी बाजार वैसे तो आपको प्रेशर दिख रहा है, बट थोड़ा आज डॉलर में बाउंस बैक है और रुपए में आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। फोकस करेंगे आज हम 11:30 बजे। मेटल्स में दम है। 2023 मेटल्स के लिए जरूर सुस्त रहा, लेकिन
अगले साल एक बड़ी तेजी आ सकती है, ऐसा मानना है दुनिया भर के बैंक्स और ब्रोकरेजेस का। क्यों बढ़ रहा है बाजार का मेटल्स पर भरोसा और 2024 कैसा रह सकता है, स्पेस के लिए डिटेल रिसर्च और रिपोर्ट आपके लिए आने वाली है 11:30 बजे। इसे मिस मत कीजिएगा। मेटल्स में दम है, यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। आज हालांकि मेटल्स थोड़े आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं। कल हमने जरूर मेटल्स में एक बढ़िया मूव आती हुई देखी थी। जेएसपीएल पिछले कुछ समय से बाजार के रेडार पर है, बट आज अगर आप देखेंगे एक हिंदुस्तान कॉपर होल्ड आउट कर रहा है, उसके अलावा कुछ बड़ी मूव्स नहीं है। नाल्को में तो इनफैक्ट आपको 3% का कट भी आते हुए दिखेगा। हिंडाल्को भी इस समय वीकनेस के साथ ही कारोबार कर रहा है। नाल्को ये वायदा कारोबार के बैन में भी आया है, उसके बाद आज थोड़ी और वीकनेस उस वजह से भी आप देख सकते हैं। बट सुमित जी, नाल्को के चार्ट देखें और जरा लेवल्स बताएं नियर टर्म के लिए क्या बनते हैं। बैन का स्टॉक है वैसे। दीपांशु, देखिए थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आ रहे हैं मार्केट्स में भी और कुछ सेक्टर और स्टॉक्स में भी। नाल्को में भी ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक का भी इमीडिएट नीचे में सपोर्ट 109 का है। तो जब तक 109 का लेवल नहीं टूटता तब तक कोई बड़ा फॉल का एक्सपेक्टेशन इसमें रख नहीं सकते। हाँ, अगर 109 का लेवल टूटा तो फिर 102 से 103 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें 109 के आसपास का। ऊपर में 115 116 का लेवल टूटने के बाद आने वाले दिनों और आने वाले समय में 120 से 125 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। पोजिशनली नाल्को में तेजी है, डिप पर खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। ओके, तो यह है आपके लिए नाल्को, जहां पर रखनी है नजर, इस पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए एक 10 की कमाई का स्टॉक लिया जाए बंसल जी की तरफ से। बंसल जी बताएं 10 की कमाई के लिए आज कौन सा स्टॉक चुना है सर आपने? दीपांशु, हमारी 10 की कमाई का स्टॉक है एक्सो नोबल। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, काफी समय से स्टॉक चला नहीं है, मल्टीपल बॉटम्स लगे हुए हैं, सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, 2.5% के अराउंड की डिविडेंड यील्ड है, 12 से 15 महीने का नजरिया बना है। 3800 से लेकर 4000 के टारगेट जोन के लिए एक्सो नोबल पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है और ये हमारी 10 की कमाई का स्टॉक पिक। एक्सो नोबल पेंट स्टॉक्स पर रखिए नजर। कच्चे तेल के कूल ऑफ के बाद यहां पर आपको एक्शन वैसे भी रिसेंटली बनते हुए दिखा है। खरीदारी गिराए 10 की कमाई एक्सो नोबल 3800 और 4000 के लेवल्स के लिए। कंजम्पशन स्पेस वैसे आज थोड़ा होल्ड आउट करने की कोशिश कर भी रहा है और विद इन द स्पेस कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मूव है। टाटा कंज्यूमर की हमने बात करी, नेस्ले एक्शन दिखा रहा है, गोदरेज कंज्यूमर में भी मूव आ रही है। बट एक मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक है जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है, ज्योति लैबोरेटरीज। जरा इसका एक बार चार्ट पुल अप करिए। 6.5% का एक्शन आज आपको आते हुए दिख रहा है, बट ये साल काफी मजबूत रहा है कंपनी के लिए। 2.5 गुना की गेन आपको इस साल आती हुई दिखी थी। साल की शुरुआत करीब 200 के लेवल पर था, आज 500 के पास आपको ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बहुत ही बड़ी मूव ज्योति लैबोरेटरीज में आई है और ज्यादातर अंडर द रेडार रहता है ये स्टॉक और अंडर द रेडार ये बड़ी मूव आई है। एक बार जैन साहब से जरा पूछते हैं। जैन साहब, बहुत ही बड़ी मूव आई है, बाकी कंजम्पशन में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स रहा है ज्योति लैबोरेटरीज और आज भी 7% ऊपर है। सर क्या चल रहा है इस काउंटर में? बिल्कुल, देखिए पहले तो सबसे बढ़िया चीज ये कि ये मैंने जैन साहब के जेम्स में कवर किया हुआ और मुझे याद है राकेश जी, कुणाल जी लोग ने भी इसको काफी बार कवर किया हुआ है। तो हम लोगों ने जब ये कवर किया था तब ये वैल्यूएशंस बहुत सस्ते थे और ये आई थिंक 200 के नीचे के लेवल्स पे ये स्टॉक था, 160-70 की रेंज में, और चलता भी नहीं था। ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म किया एफएमसीजी सेक्टर को भी, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी और मूव के हिसाब से भी। बट अब एक मतलब बेहतरीन कंपनी, और अब देखिए इतना मूव होने के बाद एक 17-18 हजार करोड़ की कंपनी और इतनी बड़ी ब्रांड है इनके पास उजाला, और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे। मतलब इस बार के जो सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, यानी कि गजब की सेल्स और गजब की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कहाँ मतलब जो इनकी मार्जिन्स बढ़ी है वो मार्जिन्स में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। तो ये सारे रिजल्ट्स और प्लस जो सस्ते वैल्यूएशंस थे, अंडर प्ले कर रहा था पहले इस सेक्टर को, उसके हिसाब से अब ये कैचअप किया है। तो यही है कि जो 40-50 के पी मल्टीपल पे हर स्टॉक चलते हैं जनरली इस सेक्टर में, ये चलता था 20-22 के पी मल्टीपल। तो पी एक्सपेंशन भी हुआ है, फिर ग्रोथ भी हुआ है, रिजल्ट भी बढ़िया है। और मुझे लगता है कि जो पेडिग्री है और जो ब्रांड है इनका, उजाला ब्रांड और ये सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बाकी भी प्रोडक्ट्स इनके बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, बट फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा डिप्स का इंतजार करना चाहिए और वो करीब कहीं भी है, अगर ये यहाँ से करीब 350 से 400 का रेंज आए तो उस टाइम पे एंट्री लेने की कोशिश करें। मिड कैप स्मॉल कैप अभी चल भी रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म किया है। सो आई फील इट्स अ गुड होल्ड। तो नजर रखिए ज्योति लैबोरेटरीज और अंडर द रेडार रहा है, बट कोशिश करेंगे हम फाइंड आउट करने के लिए क्या चल रहा है इस कंपनी में। और अगर एक साल की इसकी परफॉर्मेंस भी देखें
तो 200 वाला स्टॉक अब आपके लिए 500 के लेवल पर दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स ने इस काउंटर ने दिखाई है। एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है जय ठक्कर की तरफ से, चलते हैं उनके पास। जय का जैकपॉट। बताएं जय। फिनेंशियल्स में तो वीकनेस है ही, इसीलिए कल बैंक निफ्टी आज फिर निफ्टी दिया था दी पुट ऑप्शन के साइड पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी रह सकता है, इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 90 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन आप खरीदे 1.95 एंड 2 के आसपास आप खरीदे, अभी 2 रुपए के आसपास ही मान लीजिए इसको खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस एग्जैक्टली एक रुपया नीचे रखना है, 1 पर रखना है स्टॉप लॉस, एंड टारगेट्स ऊपर में भी इसके निकल कर आएंगे 4 एंड 5, 4 और 5 रुपए के टारगेट्स के लिए आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 90 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है। रीजन बीन ओवरऑल फाइनेंशियल्स में जैसे मैंने कहा कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही, बट द काइंड ऑफ मूव जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आ सकता था वैसा आया नहीं थी। एक करेक्टिव मूव आया है जिसमें राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और हायर लेवल्स पर भी अगर आप देखें तो 92 में क्लियरली एक सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन जब तक निकलता नहीं है 92 के ऊपर, तब तक चांसेस है कि ये स्टॉक फिर से 86 से 85 के लेवल टेस्ट कर सकता है, एंड अगर वो होता है तो 4 और 5 रुपए के टारगेट इसके हासिल हो जाएंगे। 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसका पुट ऑप्शन खरीदें। एकदम राउंड टारगेट्स जय, कोई भी इसमें डेसिमल नहीं आया आज काफी कोइंसिडेंट में कहूंगा कि एकदम अलग से ही आज एग्जैक्ट टारगेट्स निकल कर आया दीप इसके, बिकॉज 86 और 85 के टारगेट्स इसके स्पॉट में निकल कर आ रहे हैं, वो हिसाब से 4 और 5 के टारगेट्स इसके एग्जैक्ट निकले, सो ये रह रहे, बट यस डेफिनेटली। ओके तो आईडीएफसी फर्स्ट पुट खरीदिए। हालांकि खबर इनके लिए अच्छी है, आरबीआई ने मर्जर के लिए मंजूरी दे दी है, बट आई थिंक आज थोड़ा मुनाफा वसूली के मूड में बाजार दिख ही रहा है और हाई बीटा में भी आपको नरमी दिख रही है। हैविंग सेड दैट स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से थोड़े रिकवरी के संकेत दे रहा है, और निफ्टी भी अगर आप देखें 21,350 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, उसके नीचे गया नहीं है। बैंक निफ्टी भी हल्की नरमी के बाद अब थोड़ी रिकवरी की कोशिश करते हुए दिख रहा है। आइए पोजिशनल पिक जी ली जाए संजीव होटा साहब और मेहुल कोठारी साहब की तरफ से। संजीव सर बताएं आज की आपकी पोजिशनल कॉल कौन सी है? जो पोजिशनल पिक है वो है रियल एस्टेट स्पेस से अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, और इसका जो इन्वेस्टमेंट टारगेट प्राइस है 556 रुपीज है। कंपनी प्रिडोमिनेंटली जो डेवलपर है अहमदाबाद में है, जहाँ पे 67% ऑफ इसका प्रोजेक्ट है, और बेंगलोर में 32% ऑफ इसका प्रोजेक्ट है। जो इन्वेस्टमेंट नैरेटिव है कंपनी के लिए, कंपनी ऑलरेडी अपना जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है डबल कर चुका है, ऑलमोस्ट 60.4 मिलियन स्क्वायर फीट है H1 FY24 में, और इसका जो एस्टिमेटेड बुकिंग वैल्यू है करीबन 9,400 करोड़ का है, जो आने वाले सालों में 2-3 सालों में आएगा। इसके अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो इस कंपनी की आने वाली है 2-3 सालों में, वो मार्केट कैप से भी ज्यादा है, करीबन 2065 करोड़ का। तो अभी कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, और इसका जो अर्निंग ट्राजेक्टरी है बहुत ही स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टारगेट के साथ बाय कीजिए 556 रुपीज का अरविंद स्मार्ट स्पेस। तो ये है आपके लिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। 556 के टारगेट लिए खरीदारी करें। पिछले हफ्ते 556 का टारगेट है। पिछले हफ्ते हमने ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से बात भी करी थी, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आ भी रहे हैं। सिटी वाइज एक्सपेंशन की कंपनी भी तैयारी कर रही है, और उसका भी फायदा इन्हें मिल ही रहा है। मेहुल जी बताएं पोजिशनल कॉल आज की। दीपांशु, आज की जो पोजिशनल पिक है वो है बजाज हेल्थ केयर। 350 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना है, 460 का टारगेट रहेगा। अभी ट्रेड कर रहा है 387 के आसपास। देखिए प्रीवियस रैली जो उसकी आई थी 300 से 510 की, उसको एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 78.6% रिट्रेस कर लिया इस काउंटर ने। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर घूम रहा है यहाँ से, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर बजाज हेल्थ केयर में बाइंग की सलाह रहेगी फॉर अ पोजिशनल पिक। ओके बजाज हेल्थ केयर यहाँ पर बाइंग की सलाह है पोजिशनल बेसिस पर। अच्छा एक्शन इस पर दिख भी रहा है, और करीब 460 के लेवल्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए फोकस करते हैं डिक्सन टेक पर, क्योंकि यहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। सीएलएसए की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, उनका भरोसा और बढ़ रहा है। ऑलरेडी हमने देखा है ये साल काफी अच्छा रहा है, पिछले 6 महीनों से बढ़िया वन वे मूव आई है डिक्सन टेक में। अब सीएलएसए का क्या कहना है इन एलिवेटेड लेवल्स पर भी जानते हैं एक बार नुपुर के साथ।
नूपुर बताइए, इतनी बड़ी रैली के बाद इन्हें और अच्छा लग रहा है यहाँ से काम? बिल्कुल, लक्ष्य काफी ज्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। मौजूदा भाव देखिए 6380 के आसपास चल रहा है और लक्ष्य उन्होंने अब दिया है 7070 का। मौजूदा भाव से देखेंगे तो आपको 13% का बड़ा अपसाइड सीएलएसए को यहाँ पे डिक्सन टेक पे लगता है। भरोसा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को लेके, साथ ही साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेके, आईटी हार्डवेयर सेगमेंट जिसमें अब कंपनी उतरने वाली है, बड़े यहाँ पे कंपनी को क्लाइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके चलते अब आगे चल के कंपनी की जो ग्रोथ एक्सपेंशन होगी वो काफी सिग्निफिकेंट होने वाली है, जिसके चलते सीएलएसए ने लक्ष्य 5675 से बढ़ा के 7070 का कर दिया। मौजूदा भाव से भी 13% ऊपर आपको दिखेगा। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। सीएलएसए ने क्लियरली कहा है कि नए सेगमेंट में एंट्री से कंपनी का जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आईटी हार्डवेयर सेगमेंट में कंपनी के पास ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई अप्रूवल है, जिसकी वजह से बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी विस्तार कर रही है तो ग्रोथ को यहाँ पे सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लेनोवो के साथ कंपनी ने हाल ही में आईटी हार्डवेयर सेगमेंट में एक टाई अप किया था, जिसकी वजह से अब यहाँ से ग्रोथ पोटेंशियल काफी एक्सपैंड होते हुए नजर आ रहा है। मोबाइल सेगमेंट में जिस हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया है, अब उसी हिसाब से आईटी हार्डवेयर सेगमेंट भी कंपनी के लिए बड़ा हो सकता है आने वाले सालों में। कंपनी का 250 करोड़ का केपेक्स का लक्ष्य और 6 साल में 48,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो होता हुआ दिख सकता है। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू 48,000 पहुंचता हुआ नजर आ सकता है आने वाले 6 सालों में। सीएलएसए ने इसलिए FY25 और 26 का ईपीएस 5 से 7% तक बढ़ा दिया। तो मोबाइल सेगमेंट के बाद आईटी हार्डवेयर सेगमेंट कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ लेके आने वाला सेगमेंट हो सकता है। लेनोवो का ऑलरेडी मार्केट शेयर लैपटॉप्स और आईटी हार्डवेयर में काफी बड़ा है, 17% का मार्केट है। अगर ये क्लाइंट, इस क्लाइंट के बाद जो डिक्सन है उस पर सीएलएसए का भरोसा बढ़ते हुए दिखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में दिग्गज और आईटी हार्डवेयर कुछ रिसेंट इन्होंने टाइप्स भी करे थे, उसका भी इन्हें फायदा मिल रहा है। नेट अगर आप देखें, डिक्सन टेक और बड़ी तेजी के लिए आपको तैयार होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में भी आप अच्छा एक्शन रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी जरा टेक्निकली बताएं 6400 के लेवल पर डिक्सन टेक। जी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है। इस तरह की मार्केट में डिप्स जब भी मिले, मुझे लगता है ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 6220 6225 का। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूं, जिसके स्टॉप लॉस के साथ आपको तेजी की पोजीशन बनाकर चलनी चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है कि लगभग 6000 5950 का स्टॉप लॉस रखें और इसमें पोजीशन होल्ड करें। मेरा मानना है कि ये अगर आप इस स्टॉक को 3 से 4 महीने का समय देते हैं तो मुझे लगता है कि ये 7000 7200 रुपए तक की भी अप मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो यह है आपके लिए डिक्सन टेक। यहाँ पर रखनी है नजर। एक्शन में आपको ये काउंटर दिख रहा है और बड़े टारगेट्स इस पर आगे भी आ सकते हैं। लेते हैं 10 की कमाई जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं 10 की कमाई कौन सा स्टॉक चुना है सर? बिल्कुल, आरपीजी लाइफ साइंसेज, और ये स्टॉक को मैंने पहले भी जैन साहब के जेम्स में काफी बार कवर किया हुआ है और इसका पुराना नाम हुआ करता था सर्ल इंडिया, और आरपीजी ग्रुप है तो हर्ष गोयनका जी ग्रुप की कंपनी है और ये फाइनल डोसेज फॉर्म्स और एपीआईज दोनों बनाती है। और सबसे अनोखी बात जो है इस कंपनी की वो है इसका फेस वैल्यू हुआ 8 रुपया। जनरली 10 रुपया देखते हैं, 2 रुपया देखते हैं, 5 रुपया देखते हैं, 1 रुपया देखते हैं, बट ये 8 रुपया वाला फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। और काफी सारे फेमस ब्रांड्स कंपनी के पास है जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं और कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो की और बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी क्वार्टर से नॉन स्टॉप दिए जा रही है। सो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है, इसलिए कंटिन्यूसली हमारे कवरेज में रहा है और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी महंगा नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है, अगर आप देखिए प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की 28% रही है। डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत बढ़िया है। सितंबर 2022 का जो रिजल्ट था 27 करोड़ के पैट के सामने सितंबर 2023 में 35 करोड़ का पैट है। टीटीएम बेसिस में हाईएस्ट एवर सेल्स में बैठी है 550 करोड़ की। हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे बैठी है 21%, जो 12, 15, 16% रहता था अब 21%, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट से बैठी है तो 77 करोड़ के लगभग। तो ओवरऑल FISDS ने अच्छी खासी स्टेक बढ़ाई है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है और कुछ रेनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है और ऊपर के लेवल से करेक्टेड है। अगेन 1530 के हाईज बनाए, उसके सामने 1350-60 के लेवल्स पे स्टॉक बढ़िया लगता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को 1550 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे
और डाउनसाइड क्योंकि ये करेक्ट हुआ अभी रिसेंटली और फार्मा स्टॉक्स वापस से फॉर्म में आया है, तो 1100-1200 के लेवल्स आए तो और एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए आरपीजी लाइफ। और जैन साहब की बात करते करते एक थोड़ा स्पाइक भी आ रहा है। फार्मा में रिसेंटली हमने अच्छा रोटेशन भी देखा है, आज भी फार्मा और हेल्थ केयर से एक्शन आपको दिखेगा। 1550 के होंगे टारगेट्स, खरीदारी करके चलिए। जैसे भी लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक, जय बताएं आपने कौन सा स्टॉक चुना है? एक डेफिनेटली एक रिवर्सल कैंडिडेट है, मैं कहूंगा काफी ओवरसोल्ड है, काफी बुलिश, मैं कहूंगा कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है, वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। 227 रुपए 20 पैसे के आसपास डीप ये ट्रेड कर रहा है, काफी समय के बाद ये रडार पर आया, बिकॉज जो हिसाब से चार्ट सेटअप है इसका, वीकली चार्ट्स पर एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मंथली चार्ट्स पर काफी ओवरसोल्ड है, रिस्क लोड जबरदस्त है। इसमें आप लगाइए स्टॉप लॉस 219 रुपए का, जस्ट बिलो टुडेज लो। टारगेट्स ऊपर में दीप इसके निकलेंगे 246 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड 260 ये सेकंड टारगेट रहेगा। 246 260 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहां पर करनी है आपको खरीदारी, 260 तक के टारगेट्स पर खरीदारी आप कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म कॉल्स लेनी है मेहुल जी और संजीव होटा साहब के साथ ही एक नया आईपीओ खुल रहा है आने वाले दिनों में, उसके मैनेजमेंट से भी करनी है बातचीत। ये भी आपके लिए हाईलाइट करेंगे कौन सी है कंपनी और क्या है इनके पर्सपेक्टिव। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं 10 की कमाई। बाजार में एक्शन भी आपको भरपूर इस समय बनते हुए दिख रहा है, थोड़ी सुस्ती थोड़ी नरमी जरूर आती हुई दिख रही है, बट रोटेशन इंडेक्स लेवल पर हो रहा है, उसके अलावा कुछ परेशानी है नहीं। एक खास मैनेजमेंट से भी बस हम बात करने के लिए तैयार हैं, एक नया आईपीओ आ रहा है, उस पर करेंगे मैनेजमेंट से बातचीत। आइए उससे पहले एक बार शॉर्ट टर्म पिक ले ली जाए। मेहुल जी बताएं आपकी आज की शॉर्ट टर्म कॉल कौन सी रहेगी? दीपांशु, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी को खरीदना है 800 के स्टॉप लॉस से, 980 का टारगेट रहेगा। लाइन चार्ट पर बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, इनफैक्ट 1 या 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये 850 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज हुआ है 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। सो प्राइस एक्शन इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स आल्सो, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। सो बाय की सलाह रहेगी यूटीआई एएमसी में, स्टॉप लॉस 800, टारगेट 980। ओके, यूटीआई एएमसी यहां पर आपको करनी है खरीदारी। एक बार टारगेट फिर से बता देंगे मेहुल जी? 980 का टारगेट है यूटीआई एएमसी, इसको हम चेंज कर देते हैं, 800 का होगा आपके लिए स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलिए। आइए एक नई आईपीओ कल खुल रही है, आजाद इंजीनियरिंग, करते हैं मैनेजमेंट से बातचीत। आईपीओ सीजन फुल फॉर्म में है और कल खुलने जा रही है आजाद इंजीनियरिंग की आईपीओ। 40 साल पुरानी कंपनी है, 1983 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है जहां पर कंपनी काम करती है। एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए हाई इंजीनियर्ड प्रेसिजन फोर्ज्ड और मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। बेसिकली इन इंडस्ट्रीज के लिए पार्ट्स बनाती है और हाई क्वालिटी पार्ट्स ये कंपनी इनके लिए बनाती है। करीब 45 क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं कंपनी के पास, 1400 क्वालिफाइड पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाती है। ग्लोबल कंपनीज को भी सप्लाई किया जाता है। बहुत ही इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल, मित्सुबिशी, साथ ही सीमेंस जैसे नाम भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं कंपनी की तरफ से। राकेश चोपदार साहब जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड सीईओ हैं, 2003 से सर कंपनी के साथ हैं, तो 20 साल का उनका कंपनी में अनुभव है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी पकड़ है और काफी समय से कंपनी के साथ जुड़े भी हुए हैं। साथ ही विष्णु मालपानी साहब हैं हमारे साथ, होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के, और इन्होंने भी पिछले 3 साल कंपनी के साथ बचाए हैं। आईआईटी गुवाहाटी असम से बीटेक किया है और साथ ही आईएसबी से भी सर ने क्वालिफिकेशंस दी है। इससे पहले विप्रो, मर्सिडीज जैसी कंपनीज के साथ सर जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चोपदार साहब, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत। एक बार जरा थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्या है आपका बिजनेस मॉडल, क्या क्या करती है कंपनी, थोड़ा डिटेल्स में हमें बताएं सर। थैंक यू Dave, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बेहद खुशी हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे आके आपसे बात करने का। आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2008, दो इनकॉर्पोरेटेड 1983 से है, बट जो इसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है 2008 से एज अ फर्स्ट जनरेशन
it was started by myself, and now we are 1,000+ very strong team of very highly skilled team catering to the very niche markets in aviation, defense, oil and gas, and energy. So when we called as niche industry, तो हमारे product भी काफी niche है इसके अंदर, and they are very highly engineered, very critical parts, which are बहुत ही महत्वपूर्ण है इन टर्बाइन्स के जो पार्ट्स हम बनाते हैं, काफी इट्स अ लाइफ क्रिटिकल एंड प्रोजेक्ट क्रिटिकल पार्ट्स. सो व्हाट वी कैन, इफ अगर आप जैसे टर्बाइन इंजन्स होते हैं बेसिकली 3 जगह पे मेजर यूज होते हैं. एक तो लैंड पे, ऑन द लैंड जमीन पे जो टर्बाइन चलते हैं बेसिकली फॉर द पावर जनरेशन, फॉर यूटिलिटीज, मैकेनिकल ड्राइव, ऑयल एंड गैस एरियाज में. And then आप aviation में आते हैं. Aviation में it is widely used in the commercial aircrafts and the military aircrafts. And then we have space in the launches of the vehicles. So ये जो parts हम बनाते हैं इन turbines के लिए वो बहुत ही critical है, बहुत ही rotating parts of the engine है. जैसे आप notice करते हैं when you get in an aircraft turbine, जैसे आप land हो चाहे aviation हो चाहे space के हो, they are literally मतलब एक जैसे principles पे ही काम करते हैं. फ्यूल्स होते हैं इनके, न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर गैस, हाइड्रोजन, थर्मल, और ये फ्यूल्स होते हैं तरह के. और जो इनका मेजर जो कंट्रोल है, जो मेजर कंपनियों में जो इसको बनाते हैं, जो OEM है वो 3 OEM है जो लैंड बेस में, जैसे GE, मित्सुबिशी और सीमेंस, जिन्होंने 70% मार्केट का उनके पास कंट्रोल है. आई मीन दे कंट्रोल द 70% ऑफ द मार्केट. और ये सारे फ्यूल्स के इंजन्स बनाते हैं. तो ये इंजन जो है ऊर्जा पैदा करती है, जिससे हम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर जनरेशन ऑल दैट. और एविएशन में जो काम आता है बेसिकली थ्रस्ट जनरेट करता है. इन थ्रस्ट में वी फ्लाई द एयरक्राफ्ट. तो टरबाइन आप देखते हैं 2 एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर, उसके अंदर जो एयरफॉइल्स घूमती हैं, सो दे आर वेरी क्रिटिकल. ये बहुत क्रिटिकल है इस इंजन के लिए. और इस पार्ट्स को गेटिंग अप्रूव्ड बाय दीज OEMs एंड अप्रूवल कंपनी का मिलना होता है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन प्रोडक्ट का होता है. तो बहुत ही जैसे प्रोडक्ट इतना क्रिटिकल, तो हर चीज क्रिटिकल होती है, चाहे वो फैसिलिटी हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे प्रोसीजर हो, चाहे सिस्टम हो. तो काफी इन चीजों को बहुत गहराई में समझने की चीज है कि ये इट्स नॉट रियली एन इजी इंजीनियरिंग की जस्ट खाली के कोई फोर्ज कर दे या कोई प्रिसिजन मशीन कर दे. दिस इज मोर देन दैट. This is more than that. ये अप्रूवल कह रहे हैं सर कि that takes a lot of time, OEM by OEM, model by model, part by part. तो एक तरह से आप कह रहे हैं सर कि एक तरह से एंट्री बैरियर हो जाता है कि हर कोई ये काम नहीं कर सकता है, एक स्पेशलाइज्ड सेट चाहिए होता है ये काम करने के लिए, राइट सर? हाँ, जैसे दीपांशु जी जैसे आप बताएं कि आज अपने पास इफ एनीवन हैज अ मनी, आज हम मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बिजनेसेस अवेलेबल, जैसे हम ऑटो की या दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या है आपके पास टेक्नोलॉजी रेडीमेड मिल जाती है कि हाँ भाई हमको मैन्युफैक्चर एनी ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल, कि आप जर्मनी चले गए, इटली चले गए, कहीं भी चले गए, यू हैव 1000 crores इन योर पॉकेट एंड यू हैव गुड रेफरेंसेस विद द OEMs एंड आप कर सकते हैं, गए पैसे लगाए, लाइन उठा के ले आए यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में, एंड देन थिंग्स स्टार्ट्स वेरी इजीली. बट जब ये वाले जो क्रिटिकल प्रोडक्ट आते हैं जहाँ लाइफ इज डिपेंडेंट एंड काफी क्वालिफिकेशंस होते हैं, इसकी कोई टेक्नोलॉजी रेडीमेड नहीं होती इन प्रोडक्ट्स, बिकॉज दिस इज अ 3D प्रोडक्ट. आज हम 2D प्रोडक्ट में वी कैन सी, मतलब इंजीनियरिंग में हमने 2D प्रोडक्ट काफी देखे हैं, बट जब 3D प्रोडक्ट आता है, 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट आता है, अगर आप मतलब विजुअलाइज करें उस क्राफ्ट में जाने से पहले राइट साइड में जो प्रोफाइल्स आती हैं, फॉर दे आर ट्विस्टेड एंड इनके काफी मतलब बहुत ही माइक्रोन्स में टॉलरेंसेस होते हैं. तो इनको करने के लिए आपको कि ऐसा नहीं कि आपका 500 पर आपने मशीन उठा के ले आए और वो प्रोडक्ट मतलब बना के आपको आ जाए सामने. तो इस चीज में क्या है, मैन, मशीन, टूल, मेथड्स, प्रोसेस. राइट सर, समझ गया सर. चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज 5 फैक्टर्स हैव टू सिंक विद ईच अदर. और एक आर्टिस्ट होता है जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस प्रोडक्ट को बनाए. तो सबसे पहले बेसिकली सबके लिए ये करना मुश्किल है.
अगर आप उस लेवल पर कर रहे हैं तो बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो इस लेवल पर कर सकते हैं। समझ गया सर। इस पर आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है मेरा, पर उससे पहले एक बार मालपानी साहब से थोड़ा इशू के बारे में भी जानना चाहूंगा सर। ऑफर फॉर सेल आ रहा है और साथ ही फ्रेश इशू भी है, 500 करोड़ का ओएफएस है, 240 करोड़ का फ्रेश इशू है। जरा डिटेल्स दें, ब्रेकअप दें, ऑफर फॉर सेल में कौन कौन अपना स्टेक ऑफलोड कर रहा है, जो आप 250 करोड़ करीब जुटा रहे हैं फ्रेश इशू से, उसका कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? Dipanshu, first of all, thank you for inviting us. This is a good opportunity for us to showcase what we are doing. तो हमारा जो इशू साइज है दिपांशु वो है करीब 740 करोड़ का, जिसमें 240 करोड़ का प्राइमरी है, 500 करोड़ का ओएफएस है। और जो ओएफएस है वो है, सो वी हैव पिरामल ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे स्ट्रक्चर्ड इक्विटी में है, उन्होंने कन्वर्ट किया है, वो अभी एग्जिट ले रहे हैं। Then we have a promoter and then we have DMI. So between these three we have 500 crores of OFS, और जो हमारा प्राइमरी है वो करीब 240 करोड़ का है। 240 करोड़ का प्राइम यूटिलाइजेशन है to deploy this in growth of the business. So right now we are looking at offsetting our debt with it, about 130 to 140 crores उसमें debt repayment होगा, थोड़ा 55 to 65 odd crores capex में होगा, and then there are general corporate expenses that this will be used for. इसके बाद डेट कितना रह जाएगा सर, और फिर डेट टू एबिटा रेशियो आपका कैसे रहेगा, आगे मैनेज कैसे करेंगे? जी, हमने दीपांशु जी हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो हमारा डेट टू एबिटा काफी स्टेबल रहा है कंपनी का। जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास टर्म डेट और वर्किंग कैपिटल लोन करीब 140 करोड़ का था, नेट कैश इन द बैंक वाज अबाउट 40-45 करोड़। तो लास्ट ईयर वी डिड अबाउट 96-97 करोड़ का हमारे पास नेट डेट था, while our EBITDA was closer to 80 crores. तो जनरली हम कंपनी को बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं करना समझते हैं। वी वांट टू मेंटेन दिस रेशियो गोइंग फॉरवर्ड, और आगे जो भी हम डेट लेंगे दैट विल बी टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे हमारी कंपनी इज कमिंग, आज हमारी कंपनी 20,000 स्क्वायर मीटर्स में है अक्रॉस 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैदराबाद में। वी आर कमिंग अप विद 1,70,000 स्क्वायर मीटर्स एडिशनल टू इट। तो हम लोग करीब 8x कैपेसिटी और incubate कर रहे हैं because of the growth that we see coming in the sectors. So वो आने के लिए that is why there will be capex that will be deployed towards infrastructure development, और हमारी obviously in our business the demand is more than the supply that we can make, so the rest is going to get deployed in capacity creation. और ये कितने टाइम में कैपेसिटी होगी, क्योंकि अगर समझे तो करंट लेवल से तो आप बहुत ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कुछ टाइमलाइन क्या है सर इसके लिए? दीपांशु जी ऐसा है, इसमें जो हमने जो 15 साल की जर्नी क्रॉस की है और हमारा रेवेन्यू मात्र 250 करोड़ है, और जो टाइम देखा जा रहा है हमारे फील्ड में, द टाइम इज वेरी मैसिव। एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि ये जो 15 साल निकले हैं, दिस इज द जेस्टेशन पीरियड। ये जो पार्ट बाय पार्ट क्वालिफिकेशन प्रोसेस है ये बहुत लंबा होता है, और ये OEM जिसका आप देख रहे हैं नाम है ना, ये व्हेन वी से इट्स अ लाइफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट, इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन टू गेट द अप्रूवल, इट टेक्स इट्स ओन टाइम to qualify each and every stage, each and every part. तो ये 15 साल जो हमको लगे ना सर, ये हमारी एक मेहनत हुई है कि क्वालिफिकेशंस हमने खत्म कर दिया। Now today if you see from the wallet share what we have, we are less than 1% with the every OEM we are. हमारा कंपटीशन है चाइना, यूरोप, जापान, अमेरिका। These are our competition. इनसे compete कर रहे हैं, and we now the time to the growth which comes in is no, definitely we have the expansion to 8x, 9x जा रही है. So increase the wallet share. Hard work is done. This is the time everyone has to go through. Money won't play a role in this. Because the customer looks first capability, ability, consistency, and then ask you what's the cost. Absolutely sir. और ये बात तो आपने अच्छे से समझा दी कि ये क्वालिफिकेशन मिलने में और कैपेसिटी बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जो आप बोल रहे हैं कि आपके एक तो कस्टमर बेस भी तैयार है और आगे फिर एक्सपेंशन के लिए आप तैयार हैं, तो पहले बताइए कि इस समय ऑर्डर बुक आपकी कैसी है, और फिर आगे पोटेंशियल ऑर्डर्स कितने आ सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह की आप टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा आगे का फिर आउटलुक समझाएं सर। या दीपांशु जी देखिए, मैं आगे का तो अभी बता नहीं सकता बिकॉज आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू टॉक एनीथिंग हियर, बट जो हमारे ऑर्डर बुक है, दिस इंडस्ट्री इज वर्किंग डिफरेंटली बिकॉज दीज आर लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस। इट इज नॉट अनलाइक अदर बिजनेस की हमारे 2 महीने 3 महीने 4 महीने की विजिबिलिटी है, इसमें विजिबिलिटी काफी लंबी होती है और ये काफी लंबे समय तक हमको इसको कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन हो जाता है। बट आप अगर रोलिंग ऑर्डर्स की बात करें, जो हमारे पास इट कीप्स ऑन रोलिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट वी हैव साइंड, तो उसकी जो वैल्यू हमने डिक्लेयर की है, उसकी वैल्यू हमारे करीब 300-350 करोड़ के आसपास जो है वो रोलिंग ऑर्डर्स होते हैं।
जो इट गोज लाइव। बट जैसे राकेश जी कह रहे थे, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि दिस इंडस्ट्री वर्क्स, जैसे मोस्ट ऑफ द ओईएम्स जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं दीपांशु जी, वो सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट पे काम करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में अचानक से अगले साल आपको ऑर्डर दे दिए जाएंगे। दिस इज द लॉन्ग हॉल इंडस्ट्री, इसमें क्वालिफाई करने के लिए समय लगता है और उसके बाद में विजिबिलिटी जो होती है रेवेन्यू की, वो काफी लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि ओईएम के पर्सपेक्टिव से दे नीड a very stabilized supply chain at their end also, because it's very mission critical and life critical part. एक ओईएम भी कम से कम 3 से 4 साल लगाता है हमारे साथ मिलके, हम दोनों मिलके 3-4 साल काम करते हैं, तब जाके रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एंड देन द लॉन्ग रन इज द रनवे इज सेट। तो इनके साथ भी कुछ टाइम ड्यूरेशन टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? किस तरह के आपके इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सर? बोथ, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ, इतने टाइम में इतनी क्वांटिटी। ओके, अंडरस्टूड सर। एक सवाल है, हालांकि ये बात आपके फेवर में भी जाती है कि एक स्टेबल आपके पास रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, बट एक कंसंट्रेशन रिस्क नहीं हो जाता है? क्योंकि टॉप 5 अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें, या स्पेशली जो 3 बड़े प्लेयर्स के आपने नाम दिए, वहां से अगर कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम हुई, अभी रिसेंटली हमने देखा है जैसे सीमेंस की जर्मनी में प्रॉब्लम हुई उनके एनर्जी डिवीजन में, तो फिर उसका कोई रिस्क आपके लिए भी बनता है सर? मैं जस्ट वेरी कैंडिड डिस्कशन नाउ, यू नो, जैसे भी हम एविएशन की बात करते हैं, 91% मार्केट से 2 कंपनियां कंट्रोल करती है, एयरबस और बोइंग। What? How do we say that? Concentration risk. Similarly, when you come down on the engines or this thing, there are very few global players who are controlling this. This is not a general engineering business, दीपांशु जी। ये बहुत ही कठिन और बहुत समय लगता है, क्योंकि एक चीज इंजन डेवलप करना और एक दैट टू इट गोज इन कमर्शियल एक्टिविटीज और डिफेंस एक्टिविटीज, इट्स नॉट इजी टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। गवर्नेंस से आता है, इतना कंट्रोल्ड होता है, इट्स रेगुलेटेड इंडस्ट्री, तो हर किसी प्लेयर को इसमें एंट्री नहीं है। और हमारे जैसे सप्लायर को, जैसे पता है, 15 साल लगे हमारा बेस बनाने के लिए। नाउ इज द टाइम फॉर अस टू, दैट इज द रीजन विष्णु वाज मेंशनिंग कि 20,000 से हम 1,80,000 स्क्वायर मीटर में क्यों जा रहे हैं, दैट गिव्स अ क्लियर मैसेज। अंडरस्टूड सर। कंसंट्रेशन रिस्क में कहना चाहूंगा, देखिए कंसंट्रेशन रिस्क इंडस्ट्री के, जैसे राकेश जी ने बताया था, इस इंडस्ट्री में 3 लार्ज प्लेयर हैं जो 70% के ऊपर मार्केट शेयर है, तो हमारी कस्टमर बेस डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करेगी, राइट? वी आर वर्किंग विद ऑल 3 ऑफ देम, व्हिच इज एन एडवांटेज। द सेकंड थिंग टू थिंक अबाउट कंसंट्रेशन इज कि देखिए, हम जी के साथ या मित्सुबिशी के साथ या सीमेंस के साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ एक फ्यूल पे काम नहीं करते। हम उनके साथ उनकी गैस के फ्यूल पे काम करते हैं, उनके हाइड्रोजन पे काम करते हैं, उनके न्यूक्लियर बेस पे काम करते हैं, उनके स्टीम बेस पे काम करते हैं। तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्यूल्स के साथ है। और फिर हम एक टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम उनके साथ कंप्रेसर एयरफॉइल्स बनाते हैं, हम उनके साथ क्रिटिकल मशीन पार्ट्स बनाते हैं, हम उनके साथ क्वालिफिकेशन कर रहे हैं और क्रिटिकल पार्ट्स में। तो हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है वो है अक्रॉस फ्यूल्स, अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज इन दीज कस्टमर्स, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू पोजिशन योरसेल्फ स्ट्रांगली in the supply chain, क्योंकि we are a part of their global supply chain. क्योंकि हम इंडिया में compete नहीं करते, इंडिया में we are the only players that supply these components to them. सर, वो बात तो आपकी क्लियर है, बस वही पॉइंट समझना था कि आगे कैसे अगर कुछ भी इशू है तो कैसे आप हैंडल करते हैं, बट आपने वो पॉइंट काफी क्लियरली समझा दिया। आखिरी सवाल सर, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है, बट शेयर होल्डिंग में देख रहा हूँ सचिन तेंदुलकर साहब और साइना नेहवाल का भी नाम आ रहा है सर, उन्होंने भी आपकी कंपनी में पैसे लगाए रिसेंटली? ये हुआ था 2022 में, जब हमने ये पिरामिड के जब पैसे आए थे, हमने रेस किया था, बिकॉज दैट टाइम 2020 में हमारे पास एक्सपेंशन प्लान्स, हमको विजिबिलिटी आ चुकी थी। एज आई टोल्ड यू, दिस इज लॉन्ग टर्म। आपको जो 350 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स रोलिंग है, बट इफ यू सी द कॉन्ट्रैक्ट्स, द पिक्चर इज मच बिगर, राइट? तो इसमें क्या हुआ, जब 2020 में हमारे पास पता चल गया था कि वी आर गोइंग एट इन द लॉन्ग दिस थिंग, तो हमने फंड रेज करने की काफी कोशिश करी। फंड रेज में हमारे को क्या, उस टाइम हमारा सिर्फ 100-125 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा था, एंड वी वांटेड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो हमको वी वांटेड टू बाय लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ये चीजें बार बार नहीं बन सकती है, क्वालिफिकेशंस बार बार नहीं हो सकते हैं। तो वी हैड अ वेरी गुड लुक अहेड इन द कमिंग ईयर्स। तो इसीलिए ये 175,000 का फिगर आया है। It is based on some calculations कि why so much land is required, such big infrastructure. तो उस टाइम में जो फंड रेज कर रहे थे, we wanted to have private equity things, and but उस टाइम पे यूक्रेन रशिया का वॉर आ गया ना, हमारे पास टाइम छूटा जा रहा था, तो पिरामल आ गया था, came necessity way। उसी टाइम पे we were in the market। तो then we got मतलब मिस्टर सचिन तेंदुलकर के ऑफिस में, मेरी फैमिली ऑफिस ने हमको मस्ट हैव नोटिस्ड अस, एंड देन वी हैड अ कांटेक्ट कि भाई हमको भी इन्वेस्ट करना है। सच अ नेशनल हीरो, सच अ ग्रेट
कौन नहीं चाहेगा कि वो आपके साथ जुड़े हैं, तो सो इजियर। और And then there is a group of other celebrities who just join us. और वो पोस्ट आईपीओ भी अभी रहने वाले हैं या आईपीओ में वो कुछ नहीं कर रहे हैं एग्जिट? अभी तक तो मेरे को लगता है कि रहेंगे, क्योंकि उनको काफी अच्छा लग रहा है। ही इज लाइकिंग द कंपनी। वी मेट हिम एंड ही वाज वेरी प्राउड कि यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द कंट्री, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट हम लाए हैं आजाद इंजीनियरिंग, दीज आर वन ऑफ इट्स काइंड व्हिच इंडिया वुड गॉट, मतलब आया है, और ये गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 क्या बोलते हैं, वी ऑल विल फील प्राउड। चलिए बढ़िया सर, और आपके लिए भी अच्छा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जब उन्होंने भी आपकी कंपनी में भरोसा रखा है और जुड़े रहने वाले हैं, और आपके लिए भी बहुत बढ़िया प्लान है सर। आपको बहुत बहुत बधाई आईपीओ लाने के लिए एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि आपकी बाजार की पारी भी स्ट्रॉन्ग नोट पर ही शुरुआत करे। बहुत बहुत शुक्रिया चोपदार साहब और मालवानी साहब आज हमारे साथ बात करने के लिए अपने इशू के बारे में। तो यह आपके लिए आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ आपके लिए कल खुल रहा है। अनिल जी आपको इस पर अपनी पूरा विश्लेषण भी देंगे, बात भी करेंगे और आगे बताएंगे भी कि आईपीओ में पैसे लगाने कि नहीं, बट बड़े प्लान्स के साथ हाई प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी ये बाजार में उतर रही है। आइए शो का समापन करें उससे पहले संजीव सर की शॉर्ट टर्म पिक रह गई है। संजीव सर बताएं आज शॉर्ट टर्म पिक कौन सी लेकर आए हैं? जी, जो शॉर्ट टर्म पिक है आज ऑटो एंसिलरी स्पेस से है, सुब्रोस लिमिटेड। यहाँ पे टारगेट प्राइस रहेगा 600 रुपीज का। कंपनी में जो होल्डिंग है वो सुजुकी मोटर और डेंसो कॉर्पोरेशन की है, जो 20% और 12% होल्ड करती है। तो कंपनी बहुत ही अच्छे एक पेडिग्री से आती है और इसका जो मार्जिन है ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है और मैनेजमेंट का ये एस्पिरेशन है कि वो 12% मार्जिन टच कर लेगा FY26 में। और जिस तरह का हम देख रहे हैं कि मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ AC केबिन हो रहा है सीवी में, या और रेलवे से ऑर्डर आ रहा है कंपनी को, तो अर्निंग ट्रैजेक्टरी बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी का। और अभी भी स्टॉक 19 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY26 पे। तो मुझे लग रहा है कि री रेटिंग के लिए अच्छा ट्रिगर है कंपनी के पास। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 600। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय। और एक ट्रेडिंग कॉल जो जय ठक्कर ने थोड़ी देर पहले दी थी IDFC फर्स्ट बैंक पर, वो एक बार हम आपके लिए क्लैरिफाई करना चाहेंगे। जय ने पुट पर खरीदारी की राय दी थी, ना कि कॉल की, तो वो आपके लिए रेक्टिफिकेशन है। 2 रुपए पर आपको IDFC फर्स्ट बैंक की 90 की पुट पर जय ने खरीदारी की राय दी थी। वीकनेस उन्हें दिख रही है काउंटर पर, फिलहाल 90 के आसपास ही है, तो पुट खरीदने की राय, ना ही कॉल। एक करेक्शन आपके लिए। शो का समापन इसी नोट पर करते हैं। थोड़ी सुस्ती आपको बाजार में दिख रही है, बट नीचे से हल्की रिकवरी भी आई है। करीब 80-90 अंक बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है। निफ्टी भी आप देखें तो 21,350 21,400 के रेंज में आपको एक दायरे का कारोबार दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का शो में हमारा साथ देने के लिए। सुमित जी, बंसल जी, वागले साहब, साथ ही हिमांशु जी और SPL मिड कैप्स में संजीव सर और मेहुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोज की तरह शो का समापन के प्रति हिंद।